हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो जल अवशोषण की आधुनिक विधि के बारे में। जल अवशोषण की आधुनिक विधि के बारे में। जल अवशोषण की आधुनिक विधि मतलब क्या? अभी जो विधि चल रही है कि किस विधि से, किस तरीके से उनके अंदर काम होते हैं, किस प्रकार एक पौधा जो होता है वह अपने बॉडी के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान करता है, इसके बारे में हमें जानना है आज की क्लास में। राइट फ्रेंड्स? तो क्या है कि अवशोषण की क्रिया तो आप जानते हैं कि जल का अवशोषण कैसे होता है, लेकिन आज की क्लास में हमें जाननी यह है कि इसकी आधुनिक विधि कौन सी है। अवशोषण में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रसरण, प्रसरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ये बहुत सारी ऐसी क्रिया है जिनके बारे में हमने चर्चा पीछे क्लास में किया था। तो अब क्या है कि अब हमें जानना है क्या है कि आधुनिक विधि से अभी कितने तरीके से आपका जल का अवशोषण पौधों के अंदर होता है, इनके बारे में। तो पहला जो मेथड आपको जानना है वो है आपका एपोप्लास्ट। कौन सा मेथड है? एपोप्लास्ट मेथड या एपोप्लास्ट विधि हम इसे कहते हैं। अब जरा सोचिए कि एपोप्लास्ट विधि होता क्या है। इसमें तो कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं हो रहा है, इसको तोड़ के भी देखे तो क्लियर करे। तो क्या करना है कि एपोप्लास्ट के बारे में आप एक बार ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। इस तरह से कोशिकाएं होती है। क्लियर है? होती है कोशिका इससे। इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है कि आपका अवकाश होता है, यानी खाली जगह पाए जाते हैं। ये दिख रहा है खाली जगह आप लोग को? यह आपका अवकाश पाया जाता है, जिसे अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतर कोशिकीय आवास, अवकाश। राइट? अंतरकोशिकीय अवकाश, या सीधा बात कहें तो कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के बीच जो जगह, जो स्पेस हमें दिखता है उसे हम लोग कहते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश या अंतरकोशिकीय खाली जगह। राइट फ्रेंड्स? अब जरा गौर कीजिए इसमें कि अंतरकोशिकीय अवकाश अगर आपको मिल गया, अंतरकोशिकीय अवकाश हो गया, खाली जगह आपको प्राप्त हो गया, तो उसमें आपके अंदर क्या होगा कि कोशिका के अंदर जो झिल्ली होगी, अंदर जो आपका द्रव का मटेरियल होगा, जब द्रव बढ़ेगा, जब द्रव की मात्रा ज्यादा होगी तो द्रव की मात्रा बाहर निकलेगी तो कहां जाएगी? यह अंतरकोशिकीय स्थान में जाएगी। यह अंतरकोशिकीय स्थान में निकल के बाहर आएगी। जब अंतरकोशिकीय स्थान में द्रव की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, ध्यान से समझिएगा, अंतरकोशिकीय स्थान में द्रव आ गया, आ गया द्रव। अब अंतरकोशिकीय स्थान में द्रव आ गया, मतलब कि अब उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, बिल्कुल खाली अवस्था में वो द्रव है। और बाहर से क्या होगी कि तेज धूप उस पर लग रही है, पूरी तेज धूप। मतलब क्या? गर्म धूप एकदम बिल्कुल इस पे पड़ रही है, बिल्कुल गर्मा गर्म बाहर से धूप। उसके बाद तेज शुष्क हवाएं चल रही है, गर्म गर्म हवाएं चल रही है, शुष्क हवा चल रही है। और गर्म हवा और गर्माहट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब इसके अंदर जो द्रव वाला पदार्थ है, इसके अंदर जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान जो द्रव होगा, द्रव से गैस में बदलेगा, अर्थात कि वाष्प में बदलेगा। द्रव से किस में बदलेगा? द्रव से वाष्प में बदलेगा, द्रव से वाष्प में बदलेगा। तो जब द्रव से वाष्प में बदलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यह बाहर की तरफ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? तो यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा। अब बताइए, यहां से अगर वाष्पित हो जाएगा तो वाष्पित होने के बाद जाएगा कहां? तो यहाँ पे चिपके हुए, इनके सटे हुए बगल में ही आपका जा रहा होता है एक रास्ता, जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जाइलम कहते हैं। अब क्या होगा कि यह जो आपका जो वाष्पित होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा कहां पहुंचेगा? जाइलम में पहुंचेगा। और जाइलम में जब पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर दबाव पड़ेगा।
और जब दबाव पड़ेगा तो यह दबाव आपका एटीएम के नाम से जाना जाता है। यह दबाव किसके नाम से जाना जाता है? एटीएम के नाम से। आप लोग समझ रहे होंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन तो नहीं है जिनसे पैसा वापस आएगा, तो पैसा वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एटीएम का मतलब आपका जो टेम्परेचर, जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी बात कर रहा है। मतलब क्या, इन्वायरमेंट में जो वायुमंडलीय दाब है उसको शॉर्ट में हमने एटीएम लिखा है। तो एटीएम बन गया ये। तो कहां पहुंच गया एटीएम? अब ज्यादा कहां पहुंच गया? जाइलम में ज्यादा एटीएम हो गया। एटीएम का मतलब हो गया कि इसके अंदर वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे ज्यादा आपका दाब बना दिया। अब जब ज्यादा दाब बनेगा तो यह एक एटीएम भी अगर होगा यहाँ पे प्रेशर, इसका जो मूल दाब पे अगर प्रेशर होगा तो ये लगभग 40 फीट तक की ऊंचाई तक यह पानी को पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। समझिए, एक एटीएम, एक इसका दाब बनेगा, यह दाब लगभग 40 फीट ऊंचाई तक लेकर जाएगा। मतलब क्या, समझिए कि यह पानी को कितना तेजी से ऊपर लेके जाएगा। तो पानी की क्रिया हम लोग अभी तक देखा था, प्रासरण और विसरण, बिल्कुल धुक्कुर धुक्कुर धीरे धीरे जा रहा था। अब धीरे धीरे में हम लोग सोच रहे थे कि 40 फीट लंबा है, 50 फीट लंबा पेड़ है, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां पे कैसे पहुंचेगा? तो यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया है जो आपका एपोप्लास्ट में होता है, और इनके वजह से आपका जो पानी होता है वह बिल्कुल ऊंचाई तक जाता है। क्लियर है आप लोग को? बिल्कुल ऊंचे स्तर तक जाएगा, जितनी हाइट तक जाना वहां तक जाएगा। क्लियर है आप लोग को? तो यह ऊंचाई तक जो जाने की क्रिया है, जो ऊपर तक जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी की वजह से इनके अंदर जो आपका अवशोषण की क्रिया, जल अवशोषण की क्रिया, वह फास्ट तेजी से होती है, और इसी तेजी से आपकी जो क्रिया है वह क्रिया आपकी एपोप्लास्ट विधि के नाम से जानी जाती है। एपोप्लास्ट विधि क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया की विधि है, और उसके अंदर क्या होगा कि अंतरकोशिकीय जो स्थान होगा उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वह जाइलम पे प्रेशर बनाएगा, और जाइलम प्रेशर की वजह से पानी को लेके ऊपर तक जाएगा। क्लियर है? पहला पहला कहलाता है आपका एपोप्लास्ट। क्लियर है सबको? दूसरा इसी में आता है आपका जो दूसरा विधि है इसका, उससे हम लोग कहते हैं सीमप्लास्ट। ये एपोप्लास्ट। क्लियर है सबको? अब देखिए, दूसरा मेथड क्या है? पहला तो एपोप्लास्ट था, दूसरा क्या है? सीमप्लास्ट। दूसरा क्या है? सीमप्लास्ट। अब सीमप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि सीमप्लास्ट के अंदर यह अंतरकोशिकीय स्थान के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा आपका वृद्धि हो रहा था, लेकिन ये क्या होगा कि कोशिका के अंदर वाले मटेरियल को यह बाहर ले जाने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए कि यह ऊतक है एक, इनके अंदर एक कोशिका, 2, 3, ये 4 और ये 5, नीचे भी कर देते, ये 6, ये 7, ये 8 कोशिका, ये 9 और ये 10। टोटल मान लीजिए कि ये 10 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं? 10 कोशिकाएं इस झिल्ली के अंदर, यानी कि इस कोशिका भित्ति के अंदर यह जो आपका बना हुआ है, क्या यह ऊतक बना हुआ है, इनके अंदर टोटल कोशिकाओं का समूह कैसा है? 10 है। तो इसके बाहर की भित्ति एक होगी, कॉबड़ एक होगा, तो ये बाहर वाली भित्ति है। मान लीजिए बाहर वाली क्या है? भित्ति है। अब ये बाहर वाली भित्ति से अंदर जब जल को प्रवेश करना होगा तो पहले भित्ति को क्रॉस करना पड़ेगा, भित्ति क्रॉस करने के बाद झिल्ली को क्रॉस करना पड़ेगा, तब अंदर जाएगा। लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर ही अंदर यह पदार्थों को ट्रांसफर करने के लिए इनको किसी भी तरह की रोक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यह आसानी से ट्रांसफर होगा, आसानी से कोशिकाओं में ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है? यह कोशिका के अंदर वाली वृद्धि हो रही है, यह कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन हो रहा है, तो यह मेथड जो कहलाता है वह सीमप्लास्ट कहलाता है। लेकिन सीमप्लास्ट भी ज्यादा कारगर नहीं होता है, क्योंकि क्या होते हैं कि जो कॉर्टेक्स कोशिका है, जो कॉर्टेक्स, मान लीजिए कॉर्टेक्स कोशिका का मतलब नीचे जड़ वाला कोशिका, जो जड़ वाला कोशिका है, उस जड़ वाले कोशिका के अंदर कोशिकाएं बिल्कुल चिपकी नहीं रहती है, उनके बीच में जगह होता है। तो जब बीच में जगह होगा या अंतरकोशिकीय स्थान बीच में पाया जाएगा, तो बताइए कि अंतरकोशिकीय स्थान आने के बाद वहां पर
पदार्थों का जो लेन देन होगा, जो पदार्थों को ट्रांसफर होगा, वह किस विधि से होगा? एपोप्लास्ट विधि से। अर्थात कि पौधों के शरीर के अंदर ज्यादा अगर पदार्थों का ट्रांसफर होता है तो किस विधि से होता है? एपोप्लास्ट से। और उनके सहायक में कौन होते हैं? सीम्प्लास्ट होते हैं। एपोप्लास्ट कहाँ होता है? अंतर कोशिकीय स्थान में। सीम्प्लास्ट कहाँ होता है? कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। तो यह दोनों के अंदर, यह दोनों क्रियाएं मिलकर जल अवशोषण की आधुनिक विधि तैयार करती है। क्लियर है आप लोग को? सीम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सीम्प्लास्ट में ही रखना है कि एक कोशिका के अंदर प्रवेश किया तो बगल वाले कोशिका में भित्ति नहीं है, अंदर की तरफ सिर्फ झिल्ली है, तो आसानी से यह पदार्थों को ट्रांसफर कर देगा। बाहर एक आदमी एक अगर झिल्ली अगर क्रॉस कर गया कोशिका भित्ति, तो अंदर कोशिका के अंदर पदार्थों को ट्रांसफर करना बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा जल अवशोषण की आधुनिक विधि। क्लियर है आप लोग को? यानी जिसके अंदर एपोप्लास्ट और सीमोप्लास्ट यानी कि दो तरह की मेथड होती है। सभी को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तब हम लोग जानेंगे मूल दाब, जिनके कारण ये सारी क्रिया होती है। इनके बारे में जानेंगे हम लोग, मूल दाब के बारे में। चलिए देखते हैं कि मूल दाब क्या होता है। देखिए, मूल दाब की अगर बात कीजिएगा, मूल दाब, ठीक है, अगर आप मूल दाब की बात कीजिएगा तो मूल दाब क्या होता है? तो देखिए, जितना भी प्रेशर, जितना भी दबाव जो कॉर्टेक्स कोशिका है, जो बाहर उपस्थित जल जो कॉर्टेक्स कोशिका के बाहर कोशिका पर जो द्रव्य के कारण जो प्रेशर या जो दाब लगाएगा, उसी को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब का मतलब, मूल मतलब जड़, मूल का मतलब जड़, और दाब का मतलब प्रेशर, यानी कि जो आपके जड़ पर जो प्रेशर लगेगा, जो दाब लगेगा, उसी को आप क्या कहेंगे? मूल दाब कहेंगे। जड़ पर लगने वाला दाब, लगने वाला दाब। अब जड़ पे कैसा दाब लगेगा? किसका लगेगा? तो वो लगेगा द्रव्य का। किसका लगेगा? द्रव्य का लगेगा। द्रव्य का दाब लगेगा जड़ पे। क्लियर है आप लोगों को? द्रव्य का दाब लगेगा किस पे? जड़ पे। और जड़ पे जब लगेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? मूल दाब के नाम से जानेंगे। अब बात एक और आती है कि जो द्रव्य इस जड़ पे दाब बनाएगा, यह आपका क्या होगा कि विसरण और प्रसरण क्रिया के समान ही तो है। लेकिन क्या हो गया कि यह जो जड़ पे लगने वाला विसरण और प्रसरण क्रिया जो है, विसरण और प्रसरण क्रिया जो हमने पढ़ा है, यह विसरण और प्रसरण क्रिया को 1927 में एक वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? स्टीफन हिल्स। जिसका नाम था स्टीफन हिल्स। इन्होंने यह जो लगने वाला जड़ पे जो दाब है, इस दाब का नाम इन्होंने क्या रखा? मूल दाब रखा। अर्थात एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये प्रेशर पड़ने वाला जो द्रव्य का जो ये दाब है, इस दाब का नामकरण किसने किया? तो स्टीफन हिल्स ने 1927 में, अर्थात कि 1927 में। वास्तव में यह द्रव्य क्या करता है कि यह द्रव्य पदार्थ जाइलम की वाहिकाएं जो होती है उन पे प्रेशर बनाता है, और इन प्रेशर की वजह से पानी जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है। जिस तरह से प्रसरण में हम लोग पढ़े थे कि जहां पे अधिक सांद्रता होगी कम सांद्रता की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा मूल दाब, मूल दाब क्या कहता है कि मूल दाब कहता है कि सिर्फ आप प्रेशर बनाइए और प्रेशर बनाने के बाद पंप की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी टंकी से पानी आपको निकालनी पड़ती है, तो आप देखते होंगे बिल्कुल मुलायम वाला एक पाइप आता है। उस पाइप को क्या करते हैं कि मुंह से खींचते हैं बड़ी जोर से। आप मुंह से खींचने के बाद क्या होता है? उसमें प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के बाद और उसे आप क्या कर देते हैं? नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के बाद क्या होता है कि पानी ऑटोमेटिकली उसमें से निकल कर इस दूसरे वाले टंकी में आना शुरू हो जाता है। तो दरअसल वो कौन सा दाब है? वह दाब बन रहा है, वह दाब ठीक उसी प्रकार का दाब पौधों के जड़ों पे पड़ता है, और यह दाब क्या कहलाता है? हमारा मूल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल दाब।
और इसी मूल दाब के कारण, ध्यान समझिएगा, इसी मूल दाब के कारण जो जड़ें होती है, इस जड़ से और आपकी इनकी तना एवं पत्तियों तक, तना एवं पत्तियों तक जो जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है या पहुंचता है, जल आप प्लस में खनिज लवण, यह जल और खनिज लवण पहुंचता है। इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रसारोहण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रसारोहण। किसके नाम से जानेंगे? रसारोहण। तो मूल दाब बनाएगा, मूल दाब जड़ पे बनेगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा, अंदर क्या होंगे? कोशिकाएं अंदर जाएंगी, अंदर आपका द्रव आपका अंदर चला जाएगा, और जब द्रव अंदर जाएगा तो वह कंडीशन आपको क्या करेगा? जल और खनिज लवण के कारण यह ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और यह जो जल और खनिज लवण जब अंदर प्रवेश करेगा तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, पतियों तक पहुंचेगा, तो यह कहलाएगा क्रिया क्या? रसारोहण की क्रिया। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि मूल दाब के कारण रसारोहण होगा, और रसारोहण के कारण पौधों के अंदर पदार्थों का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि यह मूल दाब के कारण, हमने सीधे शब्दों में कह दिया कि रसारोहण होती है, लेकिन रसारोहण की क्रिया होने के अंदर इनके अंदर भी कुछ क्रिया विधि होती है, कुछ सीक्वेंस बनता है, कुछ क्रम बनता है, जिनसे पदार्थों को वह नीचे से जड़ से लेकर पतिया तक जाने में कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर का आपका कंप्लीट होता है। तो जानते हैं कि कुछ प्रोसीजर के माध्यम से यह जड़ से तना तक और पतिया तक सभी भागों तक यह पदार्थों को लेकर जाएगा। कैसे लेकर जाएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, तो इसके अंदर क्रिया मैंने बताया आपको, रसारोहण के अंदर, रसारोहण के अंदर मैंने बताया एक चीज है जिसको आपने ध्यान से देखा होगा। रसारोहण के अंदर मैंने एक चीज बताई आपको, क्या बताया? कि रसारोहण की क्रिया मूल दाब के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो मूल दाब के कारण होती है। तो मूल दाब के कारण होने का मतलब है कि मूल दाब हमेशा बढ़ना चाहिए, तब यह ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने बताया कि लगभग 1 ATM होगा मूल दाब, तो उस कंडीशन में इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक जाएगी, 40 फीट तक जाएगी। वैसे लगभग 400 फीट तक की ऊंचाई अगर जानी हो तो कंफर्म है कि लगभग 40 ATM के 30 से 40 ATM आपका प्रेशर पड़ना चाहिए इस पे, तब ये इतनी ऊंचाई तक जाएगी। हम मान लेते हैं कि ये छोटे जो पौधे हैं उनके अंदर यह मिल जाएगा, लेकिन बड़े पौधे जहां पे होंगे और उस कंडीशन में पानी का लेयर थोड़ा अगर नीचे होगा, तो क्या उस कंडीशन में मूल दाब बनेगा? क्या हर जगह हमेशा मूल दाब बनता है क्या? तो इसका क्वेश्चन आता है कि नहीं, हमेशा एक समान मूल दाब नहीं बनेगा। जब पानी की प्रचुरता है तो मूल दाब ज्यादा होगा, पानी की कमी है तो मूल दाब कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपकी मूल दाब जो होता है हमेशा एक समान नहीं रहता। लोगों ने कहा कि जब मूल दाब हमेशा समान नहीं रहता है तो मान लीजिए कि मूल दाब के आधार पे हम कहते हैं कि पौधों के अंदर क्या हो रहा है? पौधों के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है और शोषण की क्रिया हो रही है। तो जब मूल दाब नहीं होगा तो उस समय जल और खनिज लवण नहीं पहुंचेगा, जल प्लस खनिज लवण नहीं पहुंचेगा, और जल और खनिज लवण जब नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी? कि वह पौधा सूखने लगेगा। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, पौधा तो सूखता नहीं है। तो उस कंडीशन में आखिर ये सिस्टम चलता कैसे? तो लोगों ने कहा कि अगर इस कंडीशन में भी अगर जिंदा रहती है और मूल दाब नहीं बनता है, इसका मतलब यह रसारोहण की क्रिया वाला जो वाद था, यह जो केस था, लोगों का जो यह मानना था, इसे हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो फिर हमें तो कोई ना कोई तो मेथड निकालना पड़ेगा जिनसे हमें क्लियर हो जाए कि आखिर पौधों के अंदर किस प्रकार से उतनी ऊंचाई तक मटेरियल लेकर जाएगा। तो उसके बाद 2 वैज्ञानिक हुए और दोनों का नाम है, एक का नाम है डिक्सन और एक का नाम है जॉली।
क्या क्या नाम है एक का नाम है डिक्सन और एक का नाम है जॉली। क्या नाम है? जॉली। डिक्सन और जॉली ने अपना एक केस सबके सामने लाके स्पष्ट किया। कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूलतः से ही सब कुछ होना है, इसके अलावा तरीके हैं जिसके कारण वह अपना भोजन लेके ऊपर तक जाएगा। लोगों ने कहा ये बताओ कौन सा तरीका है? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि इनके अंदर, पौधों के अंदर ऊंचाई तक अगर जाना है तो वह दो बातों पे निर्भर करेगा। सिर्फ दो बातें अगर क्लियर हो तो इन दो बातों के आधार पे पौधे क्या कर सकता है? पौधे जो होता है अपनी ऊंचाई तक पदार्थों को ट्रांसफर कर सकता है। तो कौन कौन सा दो मेथड? तो इसमें इन्होंने बताया, एक नंबर ये डिपेंड करता है वाष्पो उत्सर्जन के खिंचाव पर। वाष्पो उत्सर्जन के खिंचाव पर पहला नंबर किस पे डिपेंड करेगा? वाष्पो उत्सर्जन के खिंचाव पे, कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव हो गया। अब दूसरा कंडीशन एक और आता है कि वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव जैसे जैसे होगा, खिंचाव होने का मतलब कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया थोड़ा सा फास्ट होगा। और दूसरा डिपेंड करता है कि पानी के सामंजस्य बैठाने वाली असमंजन जो क्षमता है, असमंजन क्षमता पर। ठीक है, असमंजन क्षमता पर अर्थात क्या? इसकी तनाव क्षमता पर, तनाव क्षमता पर। अब इस दो मेथड से इन्होंने बताया, डिक्सन और जॉली ने, कि इसी दो मेथड के आधार पर पौधों के अंदर आपकी पूरी जो अवशोषण की क्रिया है वह हो पाएगी, इस दो मेथड के माध्यम से। यह पहला और ये दूसरा रहा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वाष्पो उत्सर्जन की खिंचाव जितना ज्यादा आपका वाष्पो उत्सर्जन का प्रभाव अधिक रहेगा, जितना ज्यादा धूप आएगी, जितना ज्यादा आपका तापमान मिलेगा, उतना ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ेगा। और उस कंडीशन में उतना ही तेजी से क्या करेगा? पौधों को जल और खनिज लवण प्राप्त होंगे, पौधों को जल एवं खनिज प्राप्त होंगे, पहला कंडीशन। राइट, जितना तेजी से पौधे के पास पहुंचेगा उसी के प्रभाव के अकॉर्डिंग क्या होंगे? उतने ही तेजी से पौधों के अंदर जल और खनिज लवण प्राप्त होंगे। दूसरा कंडीशन एक और है कि जितना ज्यादा तेजी से हम दे दिए, प्रेशर बनेगा। वह प्रेशर कहां से बनेगा? जब पानी के अंदर असमंजन क्षमता होगी, पानी अपने आप के अंदर खनिज लवणों को घोलकर एक साथ लेकर जितना तेजी से वाष्पोत्सर्जन की दाब की तरफ बढ़ेगा, उतना तेजी से वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव होगा। मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के साथ राम और लखन की कहानी है। जितना ज्यादा वह स्पंजन क्षमता बढ़ाएगा उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव बढ़ेगा, और जितना खिंचाव बढ़ेगा उतना तेजी से जल और खनिज लवण का ऊपर की तरफ विकास होना संभव पाएगा। मेन चीजें ये दो चीजें। तीसरा चीज क्या कहता है कि तीसरा एक और कि ये दोनों क्रिया जो होगी यह चलेगी, यही मेन चीजें है। लेकिन इस दोनों क्रियाओं की कंटिन्यू रहना, इन दोनों क्रियाओं का लगातार चलते रहना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। दोनों लगातार होते रहे ये ज्यादा जरूरी है। और ये कब होते रहेगा? यानी कि पानी के समंजन क्षमता, वाष्पोत्सर्जन की खिंचाव, अगर ये दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहेंगी, इनके अंदर कंटिन्यूटी बना रहेगा, तो पौधों के अंदर रसाकोरोहन की क्रिया कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी। ये कौन कहता है? डिक्सन और जॉली। ठीक है, पानी की असमंजन क्षमता मतलब पानी को अपने अंदर खनिज लवण को घोलकर ऊपर ले जाने की, वाष्पोत्सर्जन की खिंचाव में पहुंचाने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? इसकी तनन क्षमता कहलाती है, तनाव वाली क्षमता कहलाती है। और जितना ज्यादा तनाव क्षमता देगी उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव होगा। और जब ये दोनों क्रिया चलती रहेगी तो जिनकी वजह से आपका पौधों के अंदर सारी आपकी रसारोहण की क्रिया, पौधों के अंदर पदार्थों को पहुंचाने की क्रिया कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी।
आशा है फ्रेंड्स कि पौधों के अंदर आधुनिक तरीके से पदार्थों का ट्रांसफर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।